हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर करने वाले हैं। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। अब हम इसे लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल मंजिल पे पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी की पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। उनकी अनपढ़ माँ वहां रहा करती थी उन बच्चों के साथ, और उनके जो पिताजी थे वो ऊपर दूसरी मंजिल पर रहा करते थे। ठीक है। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। कौन तत्पर रहती थी? उनकी माँ तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। मतलब वो पहले अजमेर में तो ये अब रह रहे हैं, उससे पहले इनके जो पिताजी थे वो इंदौर में रहा करते थे, और वहां इनका बहुत नाम था, सम्मान था और प्रतिष्ठा थी वहां उनकी। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इतना कि भ्रष्टाचार मत करो, शिक्षा प्रदान करो। कुछ लोग तो सिर्फ अपने भाषण में ये चीज बोलते हैं, लेकिन जो लेखक के पिताजी है वो शिक्षक को सिर्फ उपदेश में नहीं देते, मतलब सिर्फ भाषण में ही शिक्षा का गुणगान नहीं करते, बल्कि वो उन दिनों में 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रख कर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई तो बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर भी पहुंच गए हैं। ये उनके खुशहाली के दिन थे। मतलब ये उनके खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे, बहुत ज्यादा फेमस थे उनके पिताजी। एक और, वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। वो एक बहुत ही कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी, दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही क्रोधी और अहमवादी व्यक्ति है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना है, देखा देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका आया था, इसलिए जो उनके पिताजी थे वो पहले इंदौर से अब अजमेर में आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। अब देखो, बहुत ही बड़ा आर्थिक झटके के कारण जो लेखिका के पिताजी थे इंदौर से अजमेर आ गए थे, और उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर और हौसले से अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश, मतलब एक डिक्शनरी बनाई थी जो ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी से हिंदी को। वो उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई थी। मतलब वो उसके ऊपर वो काम कर रहे थे, उसके अधूरे काम को वो अब पूरा करने लग रहे थे। ठीक है। वो अपनी तरह का एक पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। अब उनकी, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है तो वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। इसी तरीके से जो लेखक के पिताजी है, जब उनकी आर्थिक स्थिति गिर रही थी, तब उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक जो भी वो इतनी पॉजिटिविटी की बातें करते थे, अब वो खत्म होने लगी थी। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। मतलब वो इनकी इतनी बुरी आर्थिक स्थिति आ गई थी कि वो अपने आप को सफल नहीं मान पाते थे कि मैं किस मुंह से अपने बच्चों को भी बताऊं कि मेरी क्या आर्थिक विवशता से मैं अभी गुजर रहा हूँ। मतलब वो अपने बच्चों तक को भी नहीं बता पा रहे थे कि कितनी ज्यादा बुरा संकट हमारे परिवार पर आ रहा है। ठीक है। नवाबी आदतें थी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाना की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपती और ठठराती रहती थी। अब जो लेखिका के जो पिताजी है
वो पहले नवाब की तरह रहते थे, अब एकदम से उनके ऊपर क्या आ गया, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। लेकिन उनकी थी तो नवाब वाली आदत ही शुरू से। जब वो इंदौर में रहा करते थे तो बिल्कुल नवाबों की जिंदगी वो जिया करते थे। लेकिन अब आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अब उनका क्रोध आ रहा है कि अब मेरी जो नवाबपंथी पहले चला करती थी अब वो नहीं हो रही है। तो इसलिए उन्हें अब क्रोध आने लगा। अब जो उनकी आर्थिक स्थिति गिर रही है उसकी वजह से उनके मन में गुस्सा बना रहता था। तो इसी वजह से वो माँ भी कांपती रहती थी कि बस मुझे कुछ ना कह देंगे, कि क्रोध में आकर माँ माँ को ये कुछ ना कह दे। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसे गहरी चोटें होगी वे जिन्होंने आंखें मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतनी शक्की बना दिया था कि जब जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। मतलब उन्होंने वो कैसे, देखो आर्थिक झटका उन्हें कैसे मिला था कि वो इंदौर से अजमेर आ गए थे लेखिका के पिताजी, क्योंकि उन्होंने अपनों के ही हाथों विश्वासघात झेला था। अपने ही हाथों उन्होंने विश्वासघात झेला था। अब वो इतने ज्यादा, जैसे किसी इंसान को अगर अपनों से ही विश्वासघात मिल जाए, मतलब अपनों से ही उन्हें उसे धोखा मिल जाए किसी भी व्यक्ति को, तो वो अपने अपने जो उनके सच्चे व्यक्ति भी होते हैं उन पर भी किसी पे मतलब वो विश्वास ही नहीं करता। इसी तरीके से जो लेखिका के पिताजी थे उस झटके से वो बिल्कुल भी नहीं उभर पा रहे थे कि वो सब हर एक इंसान पर शक करने लगे। ठीक है, वो अपने परिवार पर सब पर शक करने लगे। पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही, मैं ये अपने पिता की कहानी इसलिए नहीं बता रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, कि मुझे उनकी कुछ तारीफ वगैरह करनी है। बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। देखो, अब वो अपने पिता की कहानी इतनी हमें पूरे एक पेज पर उनके पिता के बारे में बताया गया है। ऐसा क्यों है? वो अपने पिता की ये गुणगान नहीं कर रही है कि मेरे पिताजी इतने ज्यादा फेमस थे, वो कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। वो उनका गुणगान नहीं कर रही है, बल्कि वो ये दिखाना चाहती है लेखिका कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके व्यक्तित्व में क्या खूबियां थी, क्या खामियां थी। और जो भी ये होता है कि जो भी पेरेंट्स के अंदर जो व्यक्तित्व और जो भी खूबियां खामियां होती है वो उनके बच्चों में दिखती है। इसी तरीके से लेखिका बता रही है कि जो भी मेरे अंदर तुम्हें दिख रहा है ये मेरे पिता की वजह से ही होगा। कहीं ना कहीं जो जैसा व्यवहार मेरे पिताजी मेरे साथ करा करते थे बचपन में, वैसा ही मेरे अंदर ऐसा जम गया है वो व्यवहार। तो अब वो पढ़ती है, मैं काली हूँ, वो लिखती है, सॉरी, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। वो बचपन में बताती है कि वो काली थी, बल्कि वो अभी भी काली होगी। और वो बचपन में बहुत ही पतली सी और मरियल सी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। देखो, अब जो लेखिका की एक 2 साल बड़ी बहन थी और लेखिका काली थी और बहुत ही दुबली पतली सी थी, दुबली और मरियल सी थी। उनके पिताजी को गोरा रंग बड़ा पसंद था। तो वो भेदभाव करते थे अपने बच्चों के बीच में। वो लेखिका है और उससे 2 साल बड़ी उनकी बहन है, बहुत गोरी थी वो, उनकी बड़ी वाली बहन। और वो स्वस्थ थी, दुबली पतली नहीं थी, ना ही मरियल थी। वो स्वस्थ थी और हंसमुख बहन थी। और जो वो उनसे 2 साल बड़ी बहन थी उसका नाम था सुशीला। इसलिए वो हर एक बात पर लेखिका और सुशीला को कंपेयर करते थे कि देखो वो कितनी गोरी है और तुम कैसी काली हो। मतलब वो इतना भेदभाव करते थे अपने बच्चों के बीच में। तो जो ये वो जो लेखिका के पिताजी है वो इतना जो भेदभाव करते थे लेखिका के साथ, वो अभी तक भी वो उभर नहीं पाई है उस चीज से। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई भी कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेख्य उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने गढ़ने को हो आती हूँ।
तो देखो लेखिका ने कभी भी बचपन से अपनी तारीफ सुनी ही नहीं। अब अगर कोई भी लोग जो उन्होंने लेख लिखे उनकी कहानियों का अगर कोई भी व्यक्ति उस चीज को तारीफ करता है तो वो ऐसे बिलीव ही नहीं कर पाती है कि ये इंसान मेरी तारीफ कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपना अपमान ही देखा है, अपनी तारीफ कभी सुनी ही नहीं है, बल्कि अपने घर के लोगों से भी नहीं सुनी है। शायद अचेतन के किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। अब शायद इसी इसी कारण की वजह से जो इनके परत के नीचे दबी हुई इतनी ज्यादा, मतलब इनके मन में जो ये हीन भावना ये चलती हुई आ रही है, ये अपनी उपलब्धि पर भी भरोसा नहीं कर पा रही कि अब वो इतनी बड़ी लेखिका बन गई है कि उनकी इतनी बड़ी एनसीईआरटी कविता में एनसीईआरटी की किताब में उनकी कविता छप गई है। ठीक है, मतलब उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि पा ली है, लेकिन वो फिर भी ये उस जो हीन भावना उनके पिताजी ने उनके मन में डाली हुई थी वो आज तक नहीं निकल पा रही है। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है, उन्हें सब कुछ तुक्का ही लगता है कि मैं तो गलती से ही ये लेखिका बन गई इतनी बड़ी। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी बनना बनना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। अब बचपन में जब लेखिका अपने थोड़ी 21-22 साल की उम्र की थी, तो उस टाइम पर जो पिताजी थे वो बहुत शक्की स्वभाव के थे, और जो इनका ऐसा उनके पिताजी ऐसे शक करा करते थे उनके ऊपर, तो वो उनका जो स्वभाव है वो भी ऐसे, वो जो लेखिका है वो भी सब पर शक करती रहती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा, वो उनके पिताजी क्यों सब पर अब शक करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनों से ही विश्वासघात, अपनों से ही उन्होंने धोखा मिला था उनके पिताजी को, इसी वजह से अब वो अब सब पर शक करते थे, वो लेखिका पर शक करते थे, अपने बच्चों पर शक करते थे, और लेखिका की माँ, सब पर वो शक करते थे अब। ठीक है, फिर होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी ना किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में है। मतलब जो लेखिका है और पिताजी, उन दोनों के कभी भी विचार नहीं मिलते थे, मतलब उनके बीच में लड़ाई झगड़े बंधने ही रहते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो पिताजी के जो गुण है, जो क्वालिटीज है उनके पिताजी की, वो लेखिका के अंदर भी आ गई है, कहीं कंठुआ के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि आसन उसका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। तो मतलब पुराने टाइम में क्या होता था कि अब वो ये लेखिका ये क्वेश्चन कर रही है कि क्या इन लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि सिर्फ बाहर से अगर कोई भी एक पिता और उनकी बेटी एक जैसी दिख रही है, सिर्फ दिख ही नहीं रही है वो एक जैसी, बल्कि उनके अंदर के जो भाव है वो भी मिल रहे होते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तभी तो जो पिताजी है उनके भी कुछ कुछ गुण उनकी बेटी में भी दिखे हैं, लेखिका के अंदर भी दिखे हैं। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, जो समय है, समय का प्रवाह, जो समय की गति है, भले ही वो हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे। देखो समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता है। पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपड़ी लिखी माँ। जैसे हमारे पिताजी थे शक्की स्वभाव के, उसके बिल्कुल उल्टे हमारी माँ थी, वो अनपढ़ थी, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। मतलब लेखिका बता रही है कि उनकी माँ तो इतने ज्यादा धैर्य, बहुत पेशेंस रखती थी वो अपने अंदर, बहुत धैर्य का उनके अंदर स्वभाव था, बहुत सहन शक्ति थी उनके अंदर, पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज स्वभाव से स्वीकार करती थी वे।
तो लेखिका अपनी माँ के बारे में क्या बता रही है कि उनकी माँ बहुत ही धैर्य थी और कुछ ज़्यादा ही धैर्य थी और सहन शक्ति उनके लिए बहुत ज़्यादा थी। मतलब हर एक चीज़ को वो बहुत आसानी से झेल लेती थी। पिताजी उन्हें डाँटते थे, तो वो भी वो झेल लेती थी। बच्चों की हर एक जो चाहे वो ठीक भी कह रहे हैं, चाहे गलत कह रहे हो, चाहे बच्चे ठीक कह रहे हैं, चाहे गलत कह रहे हैं, उनकी हर एक फरमाइश को उनकी माँ पूरा किया करती थी। बड़े ही सहज भाव से सबकी बात मानती थी, अपना कुछ कहती ही नहीं थी वो। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ माँगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। मतलब उनकी माँ के बारे में वो क्या बता रही है कि जो मेरी माँ है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें दिया ही दिया है, सुख दिया है हमें, हमारी हर एक फ़रमाइश को पूरा किया है, कभी आज तक कुछ भी नहीं माँगा और कभी चाहा भी नहीं। हम भाई-बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था। मतलब जो इनके भाई-बहन थे लेखिका के, उन सब का लगाव अपने माँ के साथ ही था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा अदृश्य नहीं बन सका। लेकिन जो उनकी माँ इतनी ज़्यादा चीज़ें झेलती थी, जो भी कोई भी उन्हें उल्टा-सीधा कह दे, वो कुछ नहीं कहती थी। उनके अंदर इतना धैर्य था, जो वो इतना सहन कर लेती थी, जो उनकी सहन शक्ति थी। अब माँ के तो ये गुण हैं, लेकिन लेखिका को ये चीज़ें बिल्कुल भी लेखिका इन आदर्शों पर नहीं चलना चाहती थी कि हमें कोई कुछ भी कह रहा है, हम बस सब कुछ बर्दाश्त कर लें। लेखिका ऐसी नहीं थी। लेखिका ऐसे उनके आदर्श पर नहीं चलना चाहती थी, ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती है। अब 5 भाई-बहनों में सबसे छोटी मैं। लेखिका 5 भाई-बहन थे, उसमें से सबसे छोटी लेखिका थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी। मतलब जब लेखिका 7 साल की थी, उस टाइम पर उनकी सबसे बड़ी वाली बहन की शादी हो गई थी। फिर उसकी भी उनके अंदर जब वो 7 साल की थी, छोटी थी, उनके दिमाग में कुछ एक धुंधली-सी याद है। मतलब अच्छे से उन्हें याद नहीं है क्या-क्या एग्ज़ैक्टली हुआ था। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली काली टीलो। तो देखो, लेखिका को अपनी सबसे बड़ी वाली बहन के बारे में तो इतना सब कुछ नहीं पता है, लेकिन उसे जो उससे बड़ी वाली बहन सुशीला, जिससे कि लेखक के पिता उन्हें कंपेयर करते थे, उनके साथ तो लेखिका ने सारे खेल खेले हैं। उन्होंने उनके साथ सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली काली टीलो, अनेकों तरीके के घर के आंगन में ये सारे खेल उन्होंने खेले हैं। तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ जो डॉल वगैरह के साथ लड़कियां खेलती है, वो भी कर खेले उन्होंने आसपास की लड़कियों के साथ। यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला। अब अगर आस पड़ोस की सहेलियों के साथ तो वो गुड्डे गड़ियों के शादी वगैरह के खेल खेल रही है और अपने अपने भाइयों के साथ वो गिल्ली डंडा खेल रही है, पतंग उड़ा रही है, काच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। काच काच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। मतलब लेखिका बचपन से ही ऐसी थी, घर में वो नहीं रहती थी ज्यादा। वो जितने भी खेल वगैरह खेलती थी, वो घर के बाहर, मतलब घर के बाहर ही अधिक वो अपना कार्य करती थी। हमारी सीमा भी हमारी सीमा थी घर। देखो, उनकी जितनी भी गतिविधियाँ वो अपने भाइयों के साथ कभी पतंग उड़ाई, अब घर में तो पतंग नहीं उड़ाएगी, कहीं बाहर जाकर पतंग उड़ाएगी अपने भाइयों के साथ भी। तो उनके जो खेल थे, ज़्यादातर जो वो गतिविधियाँ करती थी, वो घर के बाहर की ही अधिक होती थी। लेकिन उनके घर में सीमा क्या रख रखी थी कि सिर्फ घर में रहना है, लेकिन वो नहीं मानती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। अब देखो, पुराने टाइम में ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये एक हमारा चार दीवारी वाला ये घर है, सिर्फ यही हमारा घर होगा, बल्कि पूरा मोहल्ला एक घर की तरह होता था। तो उनके उनके जो माता पिता थे, उन्होंने ये उनके ऊपर सीमा लगा रखी थी कि सिर्फ घर तक रहना है, मतलब मोहल्ले तक सिर्फ उन्हें रहना है, बाहर इन्हें आना जाना नहीं है।
लेकिन फिर मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले को भी एक घर की इक्वालिटी दी हुई थी। फिर घर तो परिवार, कुछ घर तो बिल्कुल परिवार के हिस्से थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकोचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया गया है। अब देखो, अब लेखिका लगभग 2021 तक ये रही थी, शायद लेखिका 2021 तक ही रही थी। हाँ, इनकी डेथ नहीं लिखी हुई है, लेकिन इनकी 2021 में इन लेखिका की डेथ हुई थी। तो वो यही बता रही है कि अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, अब जो भी लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं, मतलब वो तो एक ही मंजिल, बेसिकली एक ही इमारत के अंदर रह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। और पुराने टाइम में कैसा था, वहां पड़ोसी कल्चर चलता था। यहाँ पर इन्होंने लिखा है पड़ोस कल्चर चलता था। पड़ोस कल्चर मतलब पड़ोसी लोग एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे पड़ोसी के घर को अपना ही घर मान लिया जाता था। लेकिन फ्लैट में देखो, एक ही इमारत है, सब कुछ आसपास भी घर नहीं है, एक ही इमारत है, ऊपर नीचे सब रह रहे हैं, लेकिन तब भी कोई नहीं बोलता है। तो ये एक आधुनिक दबाव हम महानगरों के फ्लैट में देख सकते हैं कि सब लोग कितना ज्यादा संकुचित, असहाय और असुरक्षित सब कुछ बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। जब जब लेखिका ने पहले-पहले जब ये 12 उन्होंने जो पहली 12 कहानियां लिखी, उसमें कम से कम तो 1 दर्जन, मतलब देखो, जो लेखिका ने शुरू की 12 कहानियां लिखी थी, वो उन्होंने अपने मोहल्ले के बारे में लिखी थी, कि जहां उन्होंने अपनी किशोर अवस्था गुजार कर अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया था, जहां वो एक छोटे से बच्चे से एक बड़ी युवा तक बन गई थी, युवती बन गई थी। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। एक या दो को छोड़कर, मतलब जो उन्होंने ये 12 कहानियां लिखी थी, इसके अंदर इन्होंने प्योरली अपने मोहल्ले वालों के बारे में लिखा है। एक या दो उन्होंने अपने घर के परिवार वालों के बारे में लिख दिया होगा, ठीक है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन उनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था। अब इतने साल हो गए, लेखिका का जन्म भी कब हुआ था, 1931 में हुआ था, 2 अप्रैल 1931 को हुआ था। और अब वो 1931 में जाकर उनकी डेथ हुई, तो ये समझो कि कितनी लंबी यादें, वो इतनी अच्छी यादें थी कि उनके दिमाग में अभी तक भी बिल्कुल घर हो गई थी, वो चीजें बिल्कुल समा गई थी, वो यादें। धुंधली कोई यादें नहीं थी, कोई धुंधली यादें नहीं बची थी, बिल्कुल साफ साफ उनके दिमाग में सारी अच्छी अच्छी यादें थी उनके पड़ोसियों के लिए। और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दो साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। अब उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। तो बेसिकली जिस टाइम पर लेखिका पैदा हुई थी, वहां उस टाइम पर सोसाइटी में क्या बना हुआ था कि लड़की का विवाह होना है, 16 वर्ष तक तो हो ही जाना चाहिए, चाहे इससे पहले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 16 तो क्रॉस होनी ही नहीं है। फिर शिक्षा में मैट्रिक पास कर ली, वही बहुत बड़ी बात है। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की, मतलब सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कलकत्ता चली गई। और शादी करके कहाँ चली गई, कलकत्ता चली गई।
दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। मतलब लड़की के साथ क्या किया जा रहा है, 16 साल की उम्र में ही वो कोलकाता चली गई और जो उनके भाई है वो आगे और पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। जब जो लेखिका है वो अपने घर के वही चार दीवारी में रहना, जब इन सब से वो हटी तो उन्हें अपने नए सिरे से उन्हें अपना वजूद पता चला कि मेरी क्या अहमियत है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। मतलब जो उनके पिताजी थी, सबसे पहले ध्यान उनका, नहीं तो फिर वो अपनी बाकी जो भी उनकी सुंदर सुंदर लड़कियां थी उन पर ज्यादा ध्यान देते थे। उनकी शादी के वक्त ही, उनके विवाह के समय पर, तब जाकर उनके पिताजी ने उन पर थोड़ा बहुत पहली बार ध्यान दिया। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। मतलब कहीं ना कहीं उसके पिताजी अच्छे भी थे। अब देखो, लड़कियों को उस उम्र में स्कूल की शिक्षा के साथ साथ कुछ घर के काम वगैरह सिखाए जाते थे, कि खाना वगैरह बनाना सिखाया जाता था। लेकिन उस टाइम पर, मतलब इतने पुराने टाइम में इंडिया के अंदर, वो भी उनके जो पिताजी थे वो यह आग्रह करते थे कि उसे रसोई से दूर रहना है। लेखिका को रसोई से दूर रहना है। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। रसोई को वो क्या कहते थे? भटियार खाना। ठीक है। और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। अब वो क्यों कहते होंगे उसे भटियार खाना? क्योंकि क्योंकि जो लेखिका के पिताजी है उन्हें ऐसा लगता था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी उनके हिसाब से, हम वहां पर रसोई घर के जा रसोई के अंदर जाकर वहां पर अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंक रहे हैं। ठीक है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहस होती थी। तो घर में हर क्योंकि देखो 1944 की यहाँ पर बात चल रही है और हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। मतलब इस टाइम पर तो बहुत ज्यादा कई सारी पार्टियां वगैरह, राजनीतिक पार्टियां वगैरह बन रही होगी। तो घर में आए दिन, मतलब इधर देखो उधर देखो, हमारे घर में जिस भी टाइम देखो उस टाइम पर राजनीतिक पार्टियां के जमावड़े होते थे। ठीक है। और आपको याद भी होगा, हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो लेखिका के पिताजी है वो कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। इसलिए जो राजनीतिक पार्टी के जमावड़े उनके घर में भी आए दिन उन्हें दिखते रहते थे और वहां पर जमकर बहस होती थी। तो बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। मतलब उनके पिताजी को बहस करना बहुत बढ़िया लगता था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे मुझे भी वहीं बैठने को कहते। अब देखो, जब वो राजनीतिक पार्टियों के लोग जब उनके घर पर आते थे तो वो चाय पानी देने के लिए या फिर नाश्ता वगैरह देने के लिए उन्हें जाती थी। लेकिन उनके पिताजी क्या करते थे? उसे वहीं बिठा लेते थे, लेखिका को वहीं बिठा लेते थे। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। लेखक लेखक के पिताजी की बहुत बड़ी बढ़िया ये एक विशेषता हम कह सकते हैं कि वो अपनी लड़कियों को उस टाइम पर, जहां बाकी लड़कियां गृहिणी मतलब घर के कामकाज सीख रही थी, वहीं जो लेखिका के पिता है उन्होंने उन्हें राजनीति के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की। वहां पर उन्होंने कहा कि तुम देश के चारों ओर क्या हो रहा है उन सब के बारे में सुनो यहाँ बैठकर। देश में हो भी तो कितना कुछ हो रहा था। मतलब कितना कुछ हो रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था। 1942 में एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद तो सारे देश के अंदर बिल्कुल आग लग गई कि अब तो हमें आजाद होना ही होना है। लेकिन अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं आ रही थी। मतलब लेखिका कोशिश तो कर रही थी समझने की, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो भी राजनीतिक पार्टियां क्या क्या नई नई नीतियां ला रही है, किसके बारे में विरोध कर रही है, क्या मतभेद है, मतलब उन्हें क्या क्या पॉलिसीज के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत होता था। मतलब लेखिका बहुत अट्रैक्टिव होती थी। जो भी ये शहीद
शहीद अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैसेज से स्टार्ट करेंगे।